हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें पर्टिकुलरली, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो ये सारा इंक्लूड होता है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और वी कैन से द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज पर एज जे के एस एस बी एग्जामिनेशन आर कंसर्न, एंड which syllabus was described by the Jammu and Kashmir Service Selection Board for various departmental examinations. This topic plays very important role in each and every syllabus of for every examination. So as per as Indian history is concerned, this topic is going to be very important, or we can say you can expect almost 3 to 4 मैक्सिमम मार्क्स इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन ऑफ जेके एसएसबी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कंटेंट लाया है, कंप्लीट डाटा आपके लिए लाया है, और एथेंटिकेटेड डाटा लाया है आपके लिए, जिसमें आपको टोटली मैंने समराइज़ करके लाया जितना कंटेंट आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू कि इसमें मैंने सारा ऐड कर दिया है, कंप्लीट डाटा है यहाँ पे कंपाइल करके मैंने आपके लिए लाया है। आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास अपडेटेड डाटा था, मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे गैदर करी है, आई थिंक ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा और बहुत अथेंटिक सोर्स से मैंने लिया है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है INM यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे। तो इनकी फाउंडेशन डाली गई थी यहाँ पे किसके द्वारा वो डाली गई थी? A.O. ह्यूम ने डाली थी। 28 दिसंबर यहाँ पे डाली गई थी। 1885 में डाली थी गई थी। कहाँ पे डाली गई थी? वो डाली गई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यानी कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बम्बई में है, वहाँ पे 72 डेलीगेशन जमा हो गई थी। तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पे फाउंडेशन डाली थी। वहाँ पे हेड कर रहे थे A.O. ह्यूम, जो इंग्लिश मैन थे और एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। कौन? A.O. ह्यूम ने फाउंडेशन डाली थी। उस टाइम के वाइसरॉय की बात करेंगे तो वो थे लॉर्ड डफरिन थे इंडिया में उस टाइम वाइसरॉय, जब INC की फाउंडेशन डाली थी हमने 1885 28 दिसंबर 1885 में। यहाँ पे सेफ्टी वेलवी थारो की थे वेलवी थ्योरी की बात करेंगे तो वो उसके हेड रहेंगे लाला लाजपत राय ने यहाँ पे सेफ्टी वालवी थ्योरी दी थी। और वो लाला लाजपत राय ने एक यहाँ पे पेपर भी दिया था, मतलब यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, उसका नाम था यंग इंडिया। 1916 में लाला लाजपत ने सेफ्टी वालवी थ्योरी दी थी, और उसके अलावा उसने यंग इंडिया का एक न्यूज़पेपर पब्लिश कराया था 1916 में। लाला लाजपत राय ने बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। उसके बाद फर्स्ट सेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट वाला सेशन हुआ था बम्बई में 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। यहाँ पे इसका फाउंडेशन डाला गया था। फर्स्ट सेशन इसी को बोला जाता है, इसको फाउंडेशन सेशन भी कहा जा सकता है। फर्स्ट सेशन में मुंबई यहाँ पे लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे WC बैनर्जी। उस टाइम यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बैनर्जी रहेंगे। 1880 जो वेटरन लायर ऑफ कलकत्ता है, जो कलकत्ता के बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फेमस लायर थे उस टाइम, यानी वकील थे उस टाइम। उसके बाद 72 डेलीगेशन थी इसमें फाउंडेशन में। उसके बाद इंपॉर्टेंट लीडर रहेंगे इसके फाउंडेशन के कौन कौन थे, वो थे यहाँ पे देख लीजिए आप कौन कौन थे। वो थे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दादा भाई नेहरू जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, फेरोज शाह मेहता थे। उसके बाद महादेव गोविंद रानडे थे, जिनको हम MG रानडे के नाम से जानते हैं। उसके बाद GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद मदन मोहन मालवीय थे, MMM, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। ये इंपॉर्टेंट लीडर का नाम आपको रट लेना है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल में इनका कंट्रीब्यूशन
बहुत ज़्यादा रहा था। ये इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन लीडर रहेंगे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो फिर से एक बार इनको ये पढ़ लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, मदन महादेव गोविंद राणे जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो ये थे इम्पॉर्टेंट लीडर्स। ये हो गई बात इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन की बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट लीडर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा था। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी के, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट इंडियन टू बी ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट थे उसके सबसे पहले इंडियन जो मेंबर बने थे वो थे दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनके नाम 2 बुक थी यहाँ पे। वो सबसे पहले बुक थी इनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट बुक थी वो थी ड्रेन थ्योरी इन इंडिया। और यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल और ड्रेन थ्योरी इन इंडिया, ये 2 बुक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे किसकी, दादा भाई नेहरू जी की। अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स की, तो वो रहेंगे दादा भाई नेहरू जी, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें भी। तो बात करेंगे यहाँ पे फाउंडेशन की, तो इन्होंने फाउंडेशन डाली थी ज्ञान प्रकाश मंडली एंड बम्बई एसोसिएशन 1852 में। यहाँ इन 2 फाउंडेशंस को भी यहाँ पे डालने वाले हैं दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने भी इनमें कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद बात करेंगे ये 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे थे आईएनसी के। सबसे पहले ये 1886, 1893 एंड 1906 में ये बने थे आईएनसी के प्रेसिडेंट। कौन, दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ये सबसे पहले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर आईएनसी के थे वो बने थे। यहाँ पे कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। मगर ये बने थे 3rd प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी का, जो 1887 मद्रास सेशन, जिसको हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, 1887 में ये 3rd सेशन हुआ था आईएनसी का मद्रास में। तो उसमें प्रेसिडेंट थे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी, उसके अलावा फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर बम्बई हाई कोर्ट में जो पहले इंडियन बैरिस्टर थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये हो गया बदरुद्दीन तैयब जी की कंट्रीब्यूशन। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फिरोज शाह मेहता जी का। फिरोज शाह मेहता जी ने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर यहाँ पे पब्लिश कराया, उसका नाम था बम्बई क्रॉनिकल्स। 1913 में ये पब्लिश कर दिया गया था। बम्बई क्रॉनिकल्स फिरोज शाह मेहता का फाउंडेशन है। उसके बाद बात करेंगे पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी का, जो रहेंगे वो रहेंगे जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने फाउंडेशन डाली थी कि सोसाइटी के सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन डाली थी जी.के. गोखले ने 1914 में। उसके बाद इनको पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, वो थे ठक्कर बाबा, यानी कि आदिवासी फॉर ट्राइबल्स। ठक्कर बाबा किसको बोलते हैं, जो आदिवासी ट्राइबल्स के लिए कंट्रीब्यूशन, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, उनको पर्टिकुलरली ठक्कर बाबा बोला गया था। यानी कि अमृतलाल विठलदास ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल, गुजरात के ट्राइबल पीपल की अपलिफ्टमेंट की बात करी थी। अमृतलाल विठलदास ठक्कर बाबा, यानी कि ठक्कर बाबा आदिवासी फॉर ट्राइबल्स जी.के. गोखले थे। तो यहाँ पे फाउंडेशन डाली थी इंडियन सोशल रिफॉर्म की फाउंडेशन डाली थी एम.जी. राणे, महादेव गोविंद राणे एंड रघुनाथ राव ने फाउंडेशन डाली थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे फाउंडेशन डाली थी। उसके बाद बात करेंगे महादेव गोविंद राणे रे, वो रहेंगे पॉलिटिकल गुरु ऑफ जी.के. गोखले। अगर हम यहाँ पे गांधी जी की बात करेंगे तो उनके पॉलिटिकल गुरु थे कौन थे, वो थे यहाँ पे जी.के. गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो उनके पॉलिटिकल गुरु थे कौन थे, महादेव गोविंद राणे। ये लिंक करना आपको आना चाहिए। गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु था जी.के. गोखले, जी.के. गोखले का पॉलिटिकल गुरु था एम.जी. राणे। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। ठक्कर बाबा किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। पार्टिकुलर ऑफ गांधी जी किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जी.के. गोखले का। तो उसके बाद बात करेंगे गाइस यहाँ पे हमारे इंडियन नेशनल सॉन्ग की, जो हमारा वंदे मातरम है, सबसे पहले प्ले कहाँ पे किया गया था,
कलकत्ता सेशन 1896 की फर्स्ट टाइम यहाँ पे कलकत्ता सेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्ले किया गया था। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन विच सेशन द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज प्लेड, तो सो रहेगा यहाँ पे कलकत्ता सेशन 1896 में सबसे पहले इसको प्ले किया गया था। उसके बाद बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसको हम यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मॉडरेट फेज़ हो, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ हो या गांधीयन फेज़ हो। 3 फेजेस में हम पढ़ने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पे हिस्ट्री 3 फेज़ में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मॉडरेट फेज़ की, यहाँ पे गांधीयन फेज़ की और एक्सट्रीमिस्ट फेज़ की बात करेंगे। मॉडरेट फेज़ की बात करेंगे तो वो रहा था यहाँ पे 1885 से लेके 1905 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक ये फेज़ चला था। मॉडरेट फेज़ 20 ईयर्स तक चला। तो उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज़ 905 से लेके 99 तक, यानी कि 14 ईयर्स तक ये फेज़ चला था। उसके बाद बात करेंगे गांधी वाला फेज़, सबसे बड़ा लंबा फेज़ था 1919 से लेके 1947 तक ये गांधीयन फेज़ चला था, जिसमें गांधी जी ने बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्ले रोल किया था। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इन 3 फेजेस को अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने जा रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा 1885 से हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन से लेके 1947 तक। हम अकॉर्डिंगली ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम कौन सा नेशनल इवेंट और कौन सी पार्टी कब यहाँ पे बनी थी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको ईजिली यहाँ पे रिमेंबर हो जाएगा। तो अगर हम मॉडरेट्स की बात करेंगे तो वो उनका मकसद सिर्फ था यहाँ पे, वो बिलीव करते थे लिबरलिज्म एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड डिमांड करते थे सोशल रिफॉर्म वाइल अडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मीन्स टू अचीव एम्स। इनका मतलब था हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ज़रिए अपना इंडिपेंडेंस को यहाँ पे हासिल करेंगे। हम विथ पीसफुल यहाँ पे डिमांड करेंगे ब्रिटिश लोगों से और उनको हम पॉलिटिकली यहाँ पे प्रेशराइज करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लॉज वगैरह के अकॉर्डिंग हम अपना अचीव टारगेट करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, देखने को नहीं मिला था एज़ पर एज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज़ कंसर्न। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे मेन इन कंट्रीब्यूशन क्या था यहाँ पे मॉडरेट फेज़ का, वो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और था यहाँ पे वेल बाय कमीशन विथ दादाबाई नौरोजी ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर। ये 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे किसके, मॉडरेट फेज़ के, इंडियन काउंसिल एक्ट एंड वेल बाय कमीशन विथ दादाबाई नौरोजी ऑफ ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। बस इतना ही शॉर्ट था मॉडरेट फेज़ हमारे पास, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मॉडरेट फेज़ के रिगार्डिंग। तो अनदर इंपॉर्टेंट फेज़ है हमारे पास राइज ऑफ मॉडरेट्स और वी कैन से मिलिटेंट नेशनलिज्म। यहाँ पे मिलिटेंट नेशनलिज्म हमें देखने को मिला है एक्सट्रीमिज्म फेज़ में। यहाँ पे आए थे एक्सट्रीमिस्ट लोग जिन्होंने यहाँ पे हरदम मचाई थी, उन्होंने अपनी ताकत के बल पे यहाँ पे इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश करी थी। उसमें जो हमारे कल खराब बंदे थे और वी कैन से द इम्पॉर्टेंट प्लेइंग रोल लीडर जो थे वो थे लाल बाल पाल घोष, यानी ये सबको पता ही होगा। ये कल खराब बंदे यहाँ पे थे जिन्होंने यहाँ पे नेशनल मिलिटेंट का रोल प्ले किया था। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे रहेंगे हमारे लाल बाल पाल, यानी कि लाल बाल पाल घोष, लाला लाजपत राय, और रहेंगे बाल गंगाधर तिलक, और रहेंगे बिपिन चंद्र पाल, और रहेंगे अरबिंदो घोष। तो ये आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कौन थे यहाँ पे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इसको हम BPL गेस के नाम शॉर्ट फॉर्म से भी याद रख सकते हैं। बिपिन चंद्र पाल, यहाँ पे होगा लाला लाजपत राय, यहाँ पे होगा अरबिंदो घोष, यहाँ पे होगा लाला लाजपत राय, यहाँ पे होगा बिपिन चंद्र पाल, यहाँ पे होगा बाल गंगाधर तिलक। तो आपको जो भी शॉर्ट ट्रिक याद रखेगी ये रख सकते हैं आप और रख लीजिए, बट इन नामों को याद रख लेना है आपको, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट रहेगा लाल बाल पाल घोष। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। तो बात करेंगे सबसे पहले इवेंट की। ये मैंने जो ट्रिक यहाँ पे ली है मैं आपको समझाऊंगा ये ट्रिक क्या है। पहले आप देख लीजिए 1905 में क्या हुआ था। 1905 से स्टार्ट हुआ था एक्सट्रीमिस्ट फेज़। तो सबसे पहले देखा गया था 16 अक्टूबर 1905 में रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने पॉलिसी चलाई थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि लोगों में फूट डालो और हुकूमत करो। बोला कि हम यहाँ पे बंगाल को डिवाइड
करेंगे दो पार्ट्स में, आसाम और ईस्ट बंगाल में। तो लोगों ने यहाँ पे बोला वंदे मातरम, यानी कि हम यहाँ पे जंग करने के लिए तैयार है, हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। यहाँ लाल बाल पाल घोष यहाँ पे खड़े हो गए, बोला नहीं हम डिवाइड नहीं होने देंगे बंगाल को। लेकिन रक्षाबंधन के दिन ही यहाँ पे अगर 16 अक्टूबर को मनाया जाए, लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने वार कराई दी थी, मतलब हम बोला हम यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार है, बट यहाँ पे पार्टीशन करने नहीं देंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष और पंजाब में लाला लाजपत राय ने अपना मोर्चा संभाला था, पार्टी एहतजाज शुरू कर दिए थे। उन्होंने बोला था, बाल गंगाधर ने यहाँ पे बोला था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये टैग लाइन या ये नारा दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स हैज़ गिवन दैट स्लोगन? तो आप बोलेंगे वो थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, जिन्होंने यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे महाराष्ट्र में यहाँ पे उन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया था ब्रिटिश के खिलाफ कि पार्टीशन करने नहीं देंगे हम बंगाल को। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे अमर सोनार बंगला या उन्होंने एक यहाँ पे बोला था, अमरा सोनार बंगला। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वंदे मातरम है वो नेशनल सॉन्ग था किसका? वेस्ट बंगाल का नेशनल सॉन्ग उस टाइम था वंदे मातरम। अमर सोनार बंगाल बोला था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था अमर सोनार बंगाल। और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग था उस टाइम वेस्ट बंगाल का, जब ये 905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात चली थी। तो उसके बाद 905 में हमें दूसरा मूवमेंट देखने को मिल गया पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। हमने देखा यहाँ पे हम ये वार क्राई, वंदे मातरम की वार क्राई हमने लगाई तो थी। उसके बाद 905 में ही हमें स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट देखने को मिला। स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकआउट मूवमेंट हमें इसी को देखने को मिला। यहाँ पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया था सेल्फ रिलायंस एंड आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस एंड आत्मशक्ति। तो स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट में हमें देखना मिला था। हम बात करेंगे, हम यहाँ पे सेल्फ रिलायंस करेंगे, यानी कि हम अपनी टांगों पे खुद खड़े हो जाएंगे, हमें ब्रिटिश लोगों का कोई चीज़ भी नहीं चाहेगा। और हम आत्मशक्ति करेंगे, हम अपने आप पे डिपेंड करेंगे, यानी कि उनकी कोई चीज़ भी हम डिपेंड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो इतना भी अवेलेबल है उसी में गुजारा कर लेंगे। ये था स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट का नारा जो हमारे पास जो लीडर्स ने डिसीजन लिया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 906 में क्या देखने को मिला गया? मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। यहाँ पे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, यहाँ पे फाउंडेशन डाली गई थी, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन डाली गई थी। तो यहाँ पे हमने इनकी फाउंडेशन की बात करेंगे, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग की फाउंडेशन की बात करेंगे, 906 में डाली थी। यहाँ पे फाउंडेशन किसने डाली थी? वो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फाउंडर तो वो रहेंगे नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका जो थे वो फाउंडर थे किसके? मुस्लिम लीग के फाउंडर थे नवाब सलीमुल्लाह, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग जो ढाका बांग्लादेश के थे। तो बात करेंगे फर्दर, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे मुस्लिम लीग के वो रहे थे आगा खान। तो यहाँ बात करेंगे फाउंडर के अलावा नवाब सलीमुल्लाह के अलावा नवाब मोहसिनुल मुल्क भी इनके साथ थे, ये भी फाउंडर माने जाते हैं किसके? मुस्लिम लीग के। ये तीनों के तीनों यहाँ फाउंडर यहाँ पे कंसिडर कर दिए जाते हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म अगर आप याद रखना चाहेंगे, सलीम मोहसिन आगा, यानी कि NNA आप याद रख सकते हैं, NNA यानी कि नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क और उसके बाद रहेंगे आगा खान। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो। बट यहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह फाउंडर रहेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे आगा खान और फाउंडर रहेंगे नवाब मोहसिनुल मुल्क भी। नवाब सलीमुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क इसके फाउंडर रहे थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा था आगा खान किसका? मुस्लिम लीग का। यहाँ पे मोहम्मद इकबाल जो हमारे बहुत
मशहूर पोइट माने जाते हैं उर्दू लैंग्वेज के। उन्होंने 1913 में इलाहाबाद सेशन जो हुआ था, 1913 में जो कांग्रेस का इलाहाबाद सेशन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने आइडिया दिया था मुस्लिम स्टेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में एक मुस्लिम कंट्री बननी चाहिए। अगर हमारे पास ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में उन्होंने आइडिया दिया था भाई कि यहाँ पे हमें एक मुस्लिम स्टेट बनानी चाहिए। जो फाइनली जो इंडिया का मैप ऐसा था, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमें फिर फाइनली पाकिस्तान देखने को मिला, जो अलग कंट्री बन गया था 1947 के बाद। तो ये आइडिया सबसे पहले हमारे मोहम्मद इकबाल साहब ने 1930 में इलाहाबाद सेशन में दिया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक मुस्लिम स्टेट। तो इसीलिए बोला जाता है फादर ऑफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद इकबाल को फादर ऑफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान को कब बोला जाता है। इकबाल को पाकिस्तान जो टर्म है वो कॉइन करी थी रहमत अली ने। ये इंपॉर्टेंट रहता है, पाकिस्तान जो टर्म है वो किसने कॉइन करी थी, रहमत अली ने आइडिया दिया था मोहम्मद इकबाल ने। तो उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट क्या है इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास, मोहम्मद अली जिन्ना टू नेशन थ्योरी इन मार्च 1948 लाहौर सेशन। यहाँ पे टू नेशन थ्योरी यानी इंडिया प्लस पाकिस्तान टू नेशन बन जाए, इसका थ्योरी हमारे पास दिया था। टू नेशन थ्योरी पर्टिकुलरली मशहूर है इन टू नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिनको यहाँ पे फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जा सकता है। वो उन्होंने यहाँ पे टू नेशन थ्योरी मार्च 1940 में लाहौर सेशन में दिया था। जो लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का 1940 में, उन्होंने बोला था टू नेशन थ्योरी हमें चाहिए। मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो हमें दो नेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, एक तो यहाँ पे पाकिस्तान होगा, दूसरा इंडिया होगा। तो वो यहाँ पे किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। सरोजिनी नायडू कॉल्ड जिन्ना प्रॉफिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो प्रॉफिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर पर्टिकुलर टैग मोहम्मद अली जिन्ना को दिया है, तो वो किसने दिया है, वो दिया है सरोजिनी नायडू ने दिया है। टैग ऑफ प्रॉफिट ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू यूनिटी किसको दिया था, वो दिया था किसको, वो दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। टैग प्रॉफिट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी अली मोहम्मद जिन्ना पर्टिकुलरली जाने जाते हैं, टैग दिया था सरोजिनी नायडू ने। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जिन्ना बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड नून एज फादर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे गवर्नर ऑफ जनरल एंड फादर ऑफ पाकिस्तान अगर किसी को बोला जाता है, वो रहेंगे M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी पर्टिकुलर यहाँ पे टू नेशन थ्योरी 1940 लाहौर सेशन का सबसे बड़ा यहाँ पे ब्रेक थ्रू था, जिसकी वजह से फाइनली यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान सेपरेट हुआ था। तो ये भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे इन मुस्लिम लीग फॉर्मेशन में, हमें बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे, ये तो हो गया 906 तक हम यहाँ पे चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसके बाद 906 में और एक हमें चीज़ देखने को मिला था। 906 में हमें क्या देखने को मिला था, कलकत्ता सेशन हुआ था। कलकत्ता सेशन हुआ था आईएनसी का 906 में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हमें दो तीन चीज़ें देखने को मिली थी। जो वर्ड स्वराज है, यानी कि आज़ादी का सबसे पहले वर्ड स्वराज यहाँ पे लाहौर कलकत्ता सेशन में 906 में यूज़ किया गया है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, व्हेन वाज द वर्ड स्वराज यूज्ड फर्स्ट। आप बोलेंगे वो कलकत्ता सेशन 906 में वर्ड स्वराज का यूज़ किया गया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सरोजिनी नायडू फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी। जो सरोजिनी नायडू थी वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। किसकी बनी थी, वो बनी थी आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, कौन, सरोजिनी नायडू। उसके बाद डिमांड फॉर स्वराज अंडर दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की लीडरशिप के अंडर यहाँ पे इन्होंने डिमांड फॉर स्वराज, फुल आज़ादी की इन्होंने नारे लगाए थे यहाँ पे कलकत्ता सेशन में। ये उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया था, यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया था किसको,
सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। बट यहाँ पे कलकत्ता सेशन की बात करें कि वर्ड स्वराज का यूज़ किया गया था। 1970 के बाद हमारे पास देखने को मिलेगा, 1906 के बाद हमें देखने को मिलेगा 190 यानी कि सूरत स्प्लिट। ये जो ट्रिक है ये इस पे अभी आप फोकस मत कीजिए, ये मैं आपको फाइनल में बताऊँगा ये क्या किस चीज़ को लिए आपको काम आएगी। तो यहाँ पे 1967 की बात करेंगे तो हमें देखने को मिला था सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट अंदर रास बिहारी घोष सूरत स्प्लिट हुआ था, यानी कि सूरत गुजरात में यहाँ पे हमें आईएनसी का हमें डिवाइड देखने को मिला था, यानी कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली, सूरत में जब ये सेशन हुआ था तो इन्होंने रास बिहारी घोष उस टाइम लीड कर रहे थे या प्रेसिडेंट थे उस टाइम। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट पार्टी हो गई थी और मॉडरेट पार्टी हो गई थी। एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे नहीं हमें यहाँ पे हमें आज़ादी चाहिए, हमें इनकी ग़ुलामी नहीं करनी है। लेकिन मॉडरेट्स यहाँ उनको समझा रहे थे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू हम आज़ादी ले सकते हैं। फाइनली हुआ क्या था, कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो गई थी। जो रास बिहारी घोष थे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई नहीं हम रास बिहारी घोष के अंडर काम नहीं करेंगे, बट अगर आप लाला लाजपत राय को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाएंगे तभी हम ये एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम अपनी पार्टी अलग कर रहे हैं टू बी चूजन। बट फाइनल कंट्रोल केम अंडर मॉडरेट, बट यहाँ पे जो फाइनल कंट्रोल आया था वो रास बिहारी घोष को दिया गया था। मतलब यहाँ पे मॉडरेट्स ने जीत लिया था। तो यहाँ पे मॉडरेट्स अलग हो गए थे और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। तो एक्सट्रीमिस्ट ने बोला था कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बना, बट मॉडरेट बोल रहे थे रास बिहारी घोष यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे। तो फाइनली यहाँ पे रास बिहारी घोष ही यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। सूरत स्प्लिट में हुआ था 1907 में। तो उसके बाद बात करेंगे 1909 में क्या हुआ था। सूरत स्प्लिट तो हो गए आप भाई, अलग अलग तो हो गए हम, अब हमें क्या करना है और आप देखिए अब और क्या हुआ था। उसके बाद देखो क्या हुआ था 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको हम पर्टिकुलरली नाम दिया गया था उस टाइम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 909 यानी कि 9019। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मोर्ले अलग बंदा है और मिंटो अलग बंदा है, ये दो बंदों का नाम था, ये कोई टर्म नहीं है, ये बंदों का नाम था जो इंग्लिश मैन थे। तो मोर्ले की बात करेंगे तो मोर्ले का पोजीशन उस टाइम थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो थे यहाँ पे मोर्ले। और मिंटो की बात करेंगे वो बंदा क्या था, वो बंदा था वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस टाइम। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। मोर्ले एंड मिंटो दो अलग अलग बंदे हैं और कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। और ये इन्होंने लाया था इंडियन काउंसिल एक्ट 909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको बोला जाता है 909 का। क्या है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चले जानते हैं हम। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, तो यहाँ पे बोला गया था मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, मतलब उनको अपनी यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी। भाई अगर यहाँ पे मुस्लिम है तो मुस्लिम्स को अपना रिजर्वेशन देना चाहिए, उनको अपनी मतलब उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ हिंदू, यहाँ पे सिख, यहाँ पे क्रिश्चियंस को यहाँ पे सिर्फ प्रायोरिटी नहीं दे सकते, हम यहाँ पे मुस्लिम्स को भी प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ था इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस लाए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सबसे पहले कब लाया गया था, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इनडायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिले गए थे हम इंडिया में। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स अंडर विच मुस्लिम्स कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, और बोला गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो होता है जब मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम के लिए वोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा मुस्लिम है, वहाँ पे एक लीडर मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हो गया, तो ये मुस्लिम बंदा सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना को वोट करेगा। ये यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को वोट नहीं करेगा अगर वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी बोला था किसने, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में लिखा गया था। उसके अलावा क्या बोला गया था, उसके अलावा यहाँ पे बोला गया था
एम्ड एट डिवाइडिंग द नेशनलिस्ट्स, यहाँ पे नेशनलिस्ट को डिवाइड करने की बात करी कि बोला गया था भाई मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, हिंदू हिंदू को वोट करेगा। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम की कम्युनिटी बनी थी, जो जॉइंट बनी थी, अब वो अलग करने की बात कर रहे थे। इनका इनडायरेक्ट मतलब यही था कि ये किसी तरीके अलग होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला था रेजोल्यूशन कुड बी मूव्ड बिफोर द बजट टेक्स इट्स फाइनल फॉर्म। तो इन्होंने बोला था यहाँ पे रेजोल्यूशन लिया जाएगा बिफोर द बजट टेक्स इट्स फाइनल फॉर्म। यहाँ पे फाइनल बजट का फाइनल डिसीजन लेने से पहले ही हम यहाँ पे रेजोल्यूशन बनाएंगे, मतलब हम अपनी अपनी मनमानी करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फाइनली बोला था इन्होंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा आपकी डिमांड होगी, कोई आपकी या कोई जेन्युइन डिमांड होगा, कोई चेंज वगैरह लाना चाहेंगे तो आपको वो इजाज़त होगी वो क्वेश्चन पूछने की। उसके बाद अमल किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो सेकेंडरी क्वेश्चन था। रेजोल्यूशन कुछ भी मूड आफ्टर बिफोर द फाइनल बिफोर बजट टेक्स इट्स फाइनल फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स आप हमें देखने को मिले गए थे, किसमें यहाँ पे देखने को मिले गए थे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन्होंने बोला था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स गुमना रिप्रेजेंटेशन, और बोला था सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी यहाँ पे बोला गया था, और रेजोल्यूशन बोला था हम पास करेंगे बिफोर द फाइनल डिसीजन ऑफ बजट। उसके बाद बोला था यहाँ पे नेशनलिस्ट को डिवाइड करने की बात करी थी इन्होंने उस टाइम। तो ये था इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किसका, यहाँ पे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में ये आइडिया दिया था कब, यहाँ पे 909 में। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद बात करने वाले हैं हम गाइस यहाँ पे 1911 यानी कि 12 दिसंबर 1909 के बाद 199 की भी हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिल्ली दरबार यहाँ पे हुआ था 1911 में। दिल्ली दरबार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हेन वाज दिल्ली दरबार हेल्ड, आप बोलेंगे 1911 में हुआ था टू कोमेमोरेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी एज एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो जो किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी थी उनको यहाँ पे पाज तो यहाँ पे उनको कोरोनेशन यानी कि ताज पोशी, उनको क्राउन यहाँ पे पहनाने की यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दरबार एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन रखी थी, कब दिल्ली में रखी थी 1911 में, ताकि किंग जॉर्ज और किंग क्वीन मैरी की यहाँ पे कोरोनेशन की जाए। तो यहाँ पे उस टाइम क्या हुआ था दिल्ली दरबार में, उन्होंने इंडिया को क्या गिफ्ट दिया था, किंग जॉर्ज डिक्लेयर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली प्लस फाउंडेशन फॉर कोरोनेशन पार्क एंड किंग्सवे कैंप आल्सो लेड। तो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे जो इंडिया की कैपिटल थी वो सबसे पहले कलकत्ता थी, उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया दिल्ली दरबार में, दिल्ली के लिए शिफ्ट किया गया था। उसके अलावा उन्होंने दिल्ली दरबार में फाउंडेशन डाली थी कोरोनेशन पार्क, जो यहाँ पे फाउंडेशन डाली थी। और उसके अलावा किंग्सवे कैंप आल्सो लेड, यहाँ पे किंग्सवे कैंप जो है उसकी फाउंडेशन भी डाली थी। कब, दिल्ली दरबार 1911 में। किसने डाली थी, किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी ने डाली थी। तो उसके बाद क्या किया गया था, कैंसल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हमें देखने को मिला था वो यहाँ पे इसने कैंसिल किया था। किसने किया था, यहाँ पे किंग जॉर्ज वी ने कैंसिल किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो 905 में हमें यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने किया था वो यहाँ पे किंग जॉर्ज वी ने कैंसिल कर दिया एज ए गिफ्ट टू इंडिया, और कैपिटल ऑफ इंडिया को कैपिटल कलकत्ता टू दिल्ली शिफ्ट किया, और फाउंडेशन डाली थी कोरोनेशन पार्क और किंग्सवे कैंप की यहाँ पे। ये इम्पॉर्टेंट था दिल्ली दरबार के रिगार्डिंग। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1913 की बात करेंगे तो 1913 में हमें क्या देखने को मिला था, 1913 में हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ये देखिए 1913 में हमें क्या देखने को मिला था। उसके बाद 1913 में हमें गदर पार्टी यहाँ पे फाउंडेशन डाली की थी, पंजाब इंडियंस इन यूएसए एंड कनाडा। जो पंजाब इंडिया से बिलोंग करते थे जब वो यूएसए और कनाडा में थे उस टाइम, तो उन्होंने वहाँ पे गद्दार पार्टी स्टार्ट करी थी। तो अगर यहाँ पे बात करेंगी एम उनका क्या था, सिक्योर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। उन्होंने नारा लगाया था कि इंडिया को आज़ादी दो, यहाँ ब्रिटिश लोग इंडिया से चले जाओ। तो इन्होंने ये यूएसए कनाडा में भी ये गद्दार पार्टी स्टार्ट करी थी ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद लाला हैदर लाल, प्रेसिडेंट सोहन सिंह सारबा एंड जीडी कुमार, जो इसके इम्पॉर्टेंट लीडर रहे। अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो रहे थे सोहन सिंह और लाला हैदर लाल।
हरदयाल, लाला हरदयाल, सोहन सिंह सरबाहा एंड जीडे कुमार इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे इस गद्दार पार्टी के। तो गद्दार वीकली पेपर फर्स्ट इशूड ऑन 1 नवंबर 9 फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। तो गद्दार वीकली पेपर मतलब एक अखबार भी वहाँ शाया हुआ था सैन फ्रांसिस्को को। ये फर्स्ट टाइम 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को से पब्लिश किया गया था गद्दार वीकली पेपर। हेडक्वार्टर जो था गद्दार पार्टी का वो था सैन फ्रांसिस्को गद्दार पार्टी का क्या था हेडक्वार्टर था। ये प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह। तो यहाँ पे उसके अलावा हमें क्या देखने को, जिसका फाउंडर अगर हम बात करेंगे वो रहेंगे करतार सिंह, अमर एंड सुलेमान चुले, राज बिहारी बोस। तो यहाँ पे इसके फाउंडर रहेंगे करतार सिंह, अमीर एंड सुलेमान चोले, राज बिहारी बोस रहेंगे इस गद्दार पार्टी के मेंबर्स। और उनका जो कलर था उन्होंने चूज़ किया कि गद्दार पार्टी के लिए रेड, सैफरॉन एंड ग्रीन, यानी कि रेड प्लस सैफरॉन प्लस ग्रीन गद्दार पार्टी की निशानी थी। उसके फाउंडर रहेंगे करतार सिंह, राज बिहारी बोस और प्रेसिडेंट रहेंगे सोहन सिंह। तो इसको डिज़ाल्व किया गया था 6 साल के बाद, इसको 6 ईयर्स के बाद इसको डिज़ाल्व किया गया था। 1919 में इसको डिज़ाल्व किया गया था गद्दार पार्टी को। ये था रिगार्डिंग द गद्दार पार्टी। उसके बाद बात करेंगे हम 1914 में। 1914 में क्या हुआ था? 1914 में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। उसको हम पर्टिकुलरली कोमागातो मारो इंसिडेंट के नाम से जाना जाते हैं, आज जिसको हम बुज बुज राइट के नाम से जानते हैं। बुज बुज राइट अगर आप बोलेंगे या कोमागाता मारो इंसिडेंट जिसको हम बोला जाते हैं, वो है इम्पॉर्टेंट इंडिया की हिस्ट्री में। इसको जो कोमागातो मारो है, ये कोमागातो मारो किसका नाम है? ये किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये एक शिप का नाम है जो जापान की बैटल शिप है, स्टीम शिप है। एक्चुअली ये जापान की क्या है, स्टीम शिप का नाम था क्या, कोमागाता मारो इंसिडेंट। तो इसी शिप के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। क्या इंसिडेंट हुआ था इस शिप के साथ? या बज बज राइट इसको क्यों, बुज बुज राइट इसको क्यों बोला जाता है? लीडर रहेंगे सबसे पहले बाबा गुरदीत सिंह संधू, जो उसके लीडर थे बाबा गुरदीत सिंह संधू। तो इसका काम था, यहाँ पे काम किया, क्या हुआ था? शिप रिटर्न टू कलकत्ता एंड 26 1940 एम टू ब्रिंग द इंडियन इमिग्रेंट्स टू कनाडा। तो इनका काम क्या था यहाँ पे? तो इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे इंडिया से कुछ बंदे ले जाएंगे, तो इनको हम यहाँ पे कनाडा ले जाएंगे। इनका काम था, जो बाबा गुरदीत सिंह था, इनका काम था हम यहाँ पे इंडिया से बंदे ले जाएंगे। यहाँ पे 376 इंडियन इमिग्रेंट्स थे जिनको हम कनाडा ले जा रहे हैं। जो इंडिया के 376 मेंबर थे उनको कनाडा यहाँ पे यूएसए लिया जा रहा था। कि शिप में इनको बिठाया गया था, कोमागाता मारू में लिया गया था। तो यहाँ पे कनाडा गवर्नमेंट ने इनको यहाँ डिबोर्ड यहाँ पे करने नहीं दिया, यानी यहाँ शिप से उतरने नहीं दिया। शिप को रिटर्न किया गया कनाडा से टू कलकत्ता ऑन 26 सितंबर 1914 को बोला गया कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, आपको यहाँ पे बोर्डिंग करने नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको डिबोर्ड करने नहीं, यहाँ की इजाज़त नहीं है, आप प्लीज़ अपनी जगह वापस चले जाइए। तो हुआ यो था, जब वो कलकत्ता से वापस आ गई थी, जो हमारे कलकत्ता जब शिप पहुंची थी, तो यहाँ पे ये क्या किया गया था, यहाँ पे इनको डिबार्क किया गया था। 24 बंदे थे जिनको डिबार्क यहाँ पे अलाउ किया गया था, भाई आप डिबार्क कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या था यहाँ, तो इन्होंने काम किया था, इन्होंने बोला था हम यहाँ पे कनाडा जाएंगे, बट उनको यहाँ पे क्या किया, मना किया गया, रिटर्न किया गया था यहाँ पे। उसके बाद जब ये वापस आया था, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने शिप को यहाँ पे अपने अंडर ले लिया। तो उसमें जितने भी सारे बंदे यहाँ पे वो उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको यहाँ पे जो उनके इम्पॉर्टेंट लीडर थे उनको अरेस्ट करने की कोशिश करी गई थी। बट उन्होंने जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया, उन्होंने स्ट्रगल किया, हाथापाई हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे लाठी चार्ज स्टार्ट किया था।
तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। उसमें बहुत सारे लीडर्स को वहाँ पे मारपीट हो गई थी और बहुत सारों को वहाँ पे जेल भी में डाला गया था। अगर हम बात करेंगे तो उसमें 376 मेंबर्स में क्या क्या आता, उसमें सिख थे 340 मेंबर, मुस्लिम थे 24 मेंबर और यहाँ पे हिंदूज थे 12 मेंबर। तो ये 340 थे हमारे पास हिंदू और 24 हमारे पास मुस्लिम थे और 12 थे उसमें हिंदू। ये अगर आता है 467 ये आता है 376 नंबर। इस कोमागा तुम्हारो इंसिडेंट में ये ट्रेजेडी हो गई थी। अगर कैजुअलिटीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 22% डेड हो गए थे और ऑलमोस्ट उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी ट्रेजेडी हो गई थी और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा था कि ये लोग यहाँ पे हमारे बगावत करेंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इन पे लाठीचार्ज कर दी गई थी। तो ये था कोमागाता मारो इंसिडेंट। तो आई थिंक हम आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। तो ये लंबा लेक्चर बन गया है, तो अभी इसमें हमें बहुत सारा अभी और कवर करना है। अभी बहुत सारे, अभी हम सिर्फ 1914 तक पहुँचे हैं, तो अभी हमें बहुत सारा इसमें कवर करना है। तो हम बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो इसके दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इस पार्ट को रिवाइज़ कीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए और हर चीज़ यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है मैंने आपके लिए लाई है। तो बहुत इम्पॉर्टेंटली आपको चीज़ों को देखना है, हर चीज़ को याद रखना है। तो पढ़ना है तो सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, तो बाकी जो पेंडिंग है वो दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।